हेलो एवरीवन, आप सभी का इंडिया के सबसे प्रभावशाली एजुकेशनल ऐप डाउटनेट में स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं त्रिभुज अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और प्रश्न, जो कि ऐसे प्रमेय और ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से एश्योर 100% पेपर में आती ही हैं। भाई कोई ने रोक ही नहीं सकता इन प्रमेयों को पेपर में आने से। और आज जो मैं आपको प्रमेय और प्रश्न कराने जा रहा हूं ना, उनमें से देख लेना डेफिनेटली एक प्रमेय या फिर एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा आपके पेपर में। दो आ जाएं तो इसका कोई मैं कह नहीं सकता, भाई दो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है ना, मास्टर क्लास, यह आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम पूरा ट्राइंगल का निचोड़ देख लेंगे कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर यदि मेरे पास दिन कम है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो मैं क्या पढ़ूं इस चैप्टर के अंदर, तो वो चीज मैं आज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। क्या पढ़ना है आपको, 2-3 दिन यदि आपके रह गए पेपर के, तो वो चीज मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज की क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आज की क्लास से आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ ना कुछ में भी कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं मिलेगा, कम से कम 4 या 6 अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं मैं आपके थ्योरम 6.8 से, जो कि इस अध्याय की जान है। यह थ्योरम इस अध्याय की जान है, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार दे दिया। चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, महाराष्ट्र या फिर एमपी बोर्ड हो, या फिर में छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, जितने भी हिंदी बोर्ड हैं सब में ये थ्योरम हर 1-2 साल में रिपीट होती रहती है। यूपी बोर्ड को तो इतनी प्यारी थ्योरम लगती है कि वो हर साल इसको पूछ लेता है, हर साल में थ्योरम पूछ लेता है किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में भी ये थ्योरम पूछी जाती है, बिहार बोर्ड में भी ये थ्योरम आती है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, वो चीज हमें सीखनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, थ्योरम का स्टेटमेंट है सिंपल सा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है इसका स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहली चीज हमें क्या बोली गई है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जो कि सी पर क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो ABC आपका एक त्रिभुज है जो कि सी पर क्या है, समकोण है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कि सी पर समकोण है, शीर्ष सी पर समकोण है। ठीक है, अब उसके अलावा हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना कर्ण। कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है आपका समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, AC, तो AC आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, इसका मतलब AC का वर्ग बराबर हो जाएगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के। अब शेष 2 भुजाएं कौन कौन सी है, AB और BC, तो AB और BC के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे भाई, हमें सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज उपस्थित है, हमारे पास थ्योरम 6.7 तक उपस्थित है। थ्योरम 6.7 है, 6.6 है, 6.5 है, 6.4 है, 6.3 है, 6.2 है, 6.1 है, इतनी सारी थ्योरम उपस्थित है। उससे पहले पहले जो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ट्राइंगल के बारे में, वो ज्ञान हमारे पास उपस्थित है। तो कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, देखो बच्चों, इसको हम सिद्ध करेंगे समरूपता की सहायता से। समरूपता की सहायता से कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग थ्योरम, जो प्रमेय आपकी 6.7 थी ना, उसका उपयोग करेंगे। उस थ्योरम में क्या था, उस प्रमेय में था कि यदि आप शीर्ष बी से उसके जो सामने वाली साइड है, सामने वाली भुजा है, उस पर यदि आप एक लंब बनाओ, लंब खींचो, तो इस लंब से बनने वाले दोनों और बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं, ये दोनों त्रिभुज अपने आप में समरूप होते हैं, और ये बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम 6.7 में, तो उसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब यदि आपको उसका उपयोग भी नहीं करना है तो आप उसको भी सिद्ध कर सकते हो। कैसे सिद्ध करोगे, देखो सिद्ध करने वाले पार्ट को देखो, सिद्ध कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोग AB, मान लो ये D है, ठीक है, तो ADB इस वाले त्रिभुज को लोगे। सो इन त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुज में बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुज में देखो तो कोण ADB बराबर है कोण ABC के। क्यों बराबर है,
क्योंकि दोनों की दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं, दोनों की दोनों समकोण हैं। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये मैंने एक लंब ड्रॉ किया है। तो लंब का तो कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि कोण एडीबी बराबर हो जाएगा कोण एबीसी के, और वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस कोण ए को देखो, ये कोण ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के। क्यों, क्योंकि ये है आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है इसलिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे आपके दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो गए। तो मैं यहां पर ए समरूपता कसौटी से बोल सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि त्रिभुज एडीबी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एडीबी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। ये हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है, समरूपता के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि भाई ये यदि दो त्रिभुज हमारे समरूप हों तो उसका मतलब होता है कि उनके तीनों संगत कोण बराबर हैं और तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ये मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से देखो, यदि मुझे अब बेसिकली देखो बच्चों, मुझे करना क्या, मुझे ए बी का होल स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर ये लेके आना है। देखो इसके लिए क्या करूंगा, ए बी वाली साइड को पकड़ूंगा। देखो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले त्रिभुज में ए बी कहां पे आ रहा है, ए बी आ रहा है इन दोनों बिंदु को लेने पर। तो ए बी, अब इसकी संगत भुजा इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो ए बी अपॉन में ए सी बराबर, अब देखो इसमें ए बी कहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है। तो ये हो गया ए बी। अब ए बी की यहाँ की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी। तो यहां से आपके पास आ गया ए बी अपॉन ए सी बराबर ए डी अपॉन में ए बी, यह आपके पास आ चुका है। इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, उसके बाद में, इसके बाद में अब मैं ये छोटे वाले त्रिभुज बी डी सी और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी, इसमें यही चीज सेम अप्लाई करता हूं। ठीक है, सो त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम देखें तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो कोण बीडीसी बराबर, और एबीसी भी कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण एबीसी भी 90 डिग्री है। तो कोण एडीबी, कोण बीडीसी बराबर हो गया कोण एबीसी के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं इसलिए। ठीक है, उसके अलावा इस कोण को देखो, कोण सी को इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी के। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है इसलिए, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर आ गए। तो यहां पर हम ए समरूपता कसौटी लगा सकते हैं। तो उससे त्रिभुज बीडीसी आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के। अब यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब देखो बच्चों, ए बी तो मेरे पास में यहां से आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी के बाद मुझे चाहिएगा बी सी। तो बी सी निकालता हूं अब मैं इस वाले की सहायता से। तो देखो बी सी के लिए क्या करूंगा, बी सी। तो बी सी, अब बी सी की संगत भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो बी सी बटा ए सी बराबर, यहाँ पे देखो बी सी क्या पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे बी सी हो गया। अब बी सी की संगत भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास में कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद यदि मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, वज्र गुणा कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी गुणा ए बी बराबर ए डी गुणा ए सी। मैं ऐसा करता हूं, इसको समीकरण 1 ना दे करके जो आगे हल हो रहा है उसको समीकरण 1 देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसका मेरा तभी भी यूज नहीं है, मुझे यूज केवल इसका करना है। ठीक है, अब ए बी गुणा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग। ए बी का वर्ग आपके पास आ गया ए डी गुणा ए सी के बराबर। इसे मैं देता हूं अब समीकरण नंबर 1। ठीक है, सेम इस तरीके से यहां पर भी वज्र गुणा करता हूं। यहां पर वज्र गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा, बीसी का वर्ग बराबर ए सी गुणा डी सी। ये मेरे पास में हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर 2 देता हूं। ठीक है, अब बच्चों ये सब चीजें हम कर क्यों रहे हैं, हम ये सब चीजें कर रहे हैं ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी के वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो ए बी का वर्ग आपके पास आ चुका है, बी सी का वर्ग आ चुका है। यदि मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, उस चीज को समझो। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा
दो को जोड़ने पर, जब मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ूंगा तो देखो मेरे पास में क्या बन जाएगा, बाईं तरफ तो मेरे पास बन जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर आ जाएगा, दाईं तरफ देखो क्या आएगा, दाईं तरफ आएगा ए डी गुणा ए सी प्लस ए सी गुणा डी सी, ये मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों में ध्यान से देखो क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, तो दोनों से मुझे ए सी उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो यहाँ से मैं ए सी को उभयनिष्ठ निकाल दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, ए डी प्लस में डी सी, ये मेरे पास में बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ए डी प्लस डी सी क्या होता है, चित्र से देखो, चित्र से ए डी प्लस डी सी देखो क्या हो जाएगा, ए डी ये है, डी सी ये, यदि मैं ए डी में डी सी को जोड़ू तो मेरे पास में ये पूरी भुजा बन जाएगी, यानी कि ए सी बन जाएगी। ठीक है, तो ए डी प्लस डी सी की जगह पर मैं ए सी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं ए सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ये मेरे पास बन जाएगा ए सी गुणा ए सी, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। क्या आ गया आपके पास में, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, और यही हमें सिद्ध करना था, यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को ये वाली चीज, ये वाला थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम अगली थ्योरम पर। अगली थ्योरम हमारी 6.1, ये भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी की थ्योरम 6.8 थी, वो 5 स्टार थी, तो ये 3 स्टार है, ये 3 स्टार है। ठीक है, अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो अन्य भुजा इसकी दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है ना, तो समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ऐसे समझो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो ये अन्य रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो मान लो यदि मेरे पास में एक त्रिभुज है एबीसी, इसकी एक भुजा बीसी के समांतर यदि मैं एक रेखा खींचूं, मान लो मैंने एक रेखा खींची ये, ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसका पी क्यू। ठीक है, यदि मैं बीसी के समांतर एक रेखा पी क्यू खींचूं तो ये पी क्यू रेखा अन्य दो भुजाओं, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को सब समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए पी बटा ए बी जितना होगा उतना ही ए क्यू बटा क्यू सी होगा। ठीक है, यानी कि ए पी बटा पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा क्यू सी के। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, एक तरीके से समझ लो ये है उससे थ्योरम 6.1 का निष्कर्ष। ठीक है, अब हमें इसको सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो देखना कैसे सिद्ध हम लोग करते हैं। ठीक है, वही चीजें लिखी हुई है, घुमा फिरा के बोला गया है, चीज यही है। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे उस चीज को समझते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हम लोग अगला फिगर बना लेते हैं, बढ़िया सा एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने एक त्रिभुज ले रखा है, मैंने त्रिभुज ले लिया, अब यह मैंने एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब इस त्रिभुज की एक भुजा BC, ये इसका नामकरण कर दिया मैंने ABC। ठीक है, अब इस त्रिभुज की एक भुजा BC, इस BC के समांतर में एक रेखा खींचने जा रहा हूं, इस BC के समांतर मैं एक रेखा खींचने जा रहा हूं, ये मैंने एक रेखा खींच दी। ठीक है, ये क्या है, BC के समांतर है और इसको नाम दे दिया मैंने PQ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक त्रिभुज ABC हमें दे रखा है जिसमें PQ जो है वो समांतर है BC के। ठीक है, अब हमें बोला गया है प्रमेय में कि जो लाइन जो रेखा खींची है हमने अन्य रेखा PQ, ये इसके अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AP बटे PB बराबर AQ बटा QC। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे उस चीज को देखना ध्यान से। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे रचना। क्या रचना करेंगे उस चीज को समझो। सबसे पहले मैं बिंदु B को बिंदु Q से मिलाऊंगा, बिंदु B को मैं बिंदु Q से मिलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बिंदु B को बिंदु Q से मिला दिया। उसी तरीके से मैं बिंदु P को बिंदु C से मिलाऊंगा, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा मैं बिंदु P से
बिंदु P से जो भुजा AC है उस पर एक लंब खींचूंगा, ठीक है, उस पर लंब खींचूंगा। देखो इस तरीके का लंब खिंच जाएगा, ये इस तरीके का लंब खिंच जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से बिंदु Q से भुजा AB पर लंब खींचूंगा, वो मान लो ये खिंच जाएगा, ठीक है, ये खिंच जाएगा। इसका मैं नाम रख देता हूं M, इसका मैं नाम रख देता हूं N, ठीक है। तो ये हमने रचना सीखी। रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने सबसे पहले बिंदु B को बिंदु Q से, तब बिंदु C को बिंदु P से मिलाया, उसके बाद हमने बिंदु P से भुजा AC पर एक लंब AM खींचा, और उसके अलावा बिंदु Q से भुजा AB पर एक लंब QN खींचा, ठीक है। ये हम लोगों ने रचना में किया है, तो बाकायदा आप यहाँ पे रचना में ये चीजें लिख दोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति पर। उत्पत्ति पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है बच्चों। मेन कंसर्न जो हमारा है वो है उत्पत्ति पर, ठीक है बच्चों। रचना मैंने क्यों की, रचना मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे यहां पर उपयोग करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला कंसेप्ट। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। अब ये ऊंचाई जो होती है कैसी ऊंचाई होती है, ये आपकी लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक है, ये आपकी लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से यदि मैं, अब मुझे करना क्या, एक्चुअल में मुझे करना क्या वो चीज देखो, मुझे करना है AP/PB। AP को लेना है मुझे, PB को लेना है, AQ को लेना है और QC को लेना है। तो मैं यदि AP को आधार बना दूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा कहीं से, ठीक है। तो यदि मैं त्रिभुज APQ की बात करूं, सबसे पहले मैं इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो त्रिभुज APQ में, इस त्रिभुज में यदि मैं बात करूं तो देखो इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा। अब देखो बच्चों इसके आधार क्या क्या हो सकते हैं। मान लो यदि मैं आधार AP ले रहा हूं, यदि मैं आधार AP को ले रहा हूं तो लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी, NQ हो जाएगी, ठीक है। यदि मैंने आधार AP को लिया तो लंबवत ऊंचाई हो जाएगी मेरी NQ। परंतु मैं आधार AQ को भी तो ले सकता हूं, क्योंकि उस केस में भी तो मुझे उसकी लंबवत ऊंचाई पता है, तो मैं आधार AQ को भी ले सकता हूं। तो इसका क्षेत्रफल एक दूसरे रूप में हो जाएगा 1/2 गुणा AQ गुणा, अब लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी, QN हो जाएगी, ठीक है। तो सॉरी QN तो यहां पर होगी, अब होगी PM होगी, ठीक है, PM हो जाएगी, तो AQ गुणा PM हो जाएगी, ठीक है। इस वाली भुजा के लिए लंबवत ऊंचाई क्या होगी, यही तो होगी, PM ही होगी, है ना। इस वाली भुजा के लिए लंबवत ऊंचाई ये होगी QN, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसे मैं समीकरण 1 दे देता हूं, इसे मैं समीकरण 2 दे देता हूं, ठीक है। अब देखो मेरे पास में AP भी आ चुका है और AQ भी आ चुका है, बच गए PB और QC। अब PB और QC को कैसे लिखाऊंगा उसको देखो, उसके लिए मैं ये त्रिभुज मुझे नजर आ रहा है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। कौन से त्रिभुज का, BPQ का, BPQ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं, ठीक है। तो त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल यह आपका बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा। अब बच्चों आधार क्या लेना है, आधार आपको वही लेना है जो वहां पे है, ठीक है। हर त्रिभुज में आपको आधार वही लेना है जो यहां पर है। तो आधार आपका यहां पे क्या हो जाएगा, BP को आधार लेना है, ठीक है। तो PB बोल दो या BP बोल दो, तो 1/2 गुणा PB। अब यदि आपने आधार ये ले लिया तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबवत ऊंचाई चाहिएगी। अब इसकी लंबवत ऊंचाई क्या है, इसकी लंबवत ऊंचाई है QN। भाई ये QN जो है वो AB पर लंबवत है, यदि ये AB पर लंबवत है तो ये AP पर भी लंबवत होगा और BP पर भी लंबवत, भाई BP की भी तो लंबवत ऊंचाई यही हो जाएगी QN, ठीक है। ये आप लोग कर चुके हो 9th क्लास तक, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो BP की लंबवत ऊंचाई हो जाएगी QN। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू PB इंटू में QN या फिर NQ। इसे मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं, किस वाले का, अब मुझे चाहिए QC कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस वाले त्रिभुज को ले लेता हूं, कौन कौन से, PQC त्रिभुज को, ठीक है। तो त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल
त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल। बच्चों इसका क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार क्या लेना है, आधार हमें वही लेना है जो यहाँ पर है, QC को हमें आधार लेना है। तो यदि मैंने आधार QC को लिया तो लंबवत ऊंचाई देखो अब क्या हो जाएगी, लंबवत ऊंचाई देखो क्या हो जाएगी, इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होने वाली है, QC की लंबवत ऊंचाई क्या होगी, PM होगी, PM हो जाएगी इसकी लंबवत ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि PM क्या है, AC पर लंबवत है, यदि AC पर लंबवत है तो QC की लंबवत ऊंचाई भी यही रहेगी, ठीक है, तो PM हो जाएगी इसकी लंबवत ऊंचाई, PM। इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या, AP/PB लेकर आना है, AP यहां पर है, PB यहां पर है, तो मुझे समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देना होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देता हूं, उसी तरीके से समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा समीकरण 1 में तो मैं समीकरण 3 का भाग देता हूं, समीकरण 1 भाग समीकरण 3 करता हूं, ठीक है, तथा साथ में समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देता हूं, समीकरण 2 भाग समीकरण 4 करता हूं, ठीक है। तो देखो मेरे पास में क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में मेरे पास था त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे समीकरण 3 में मेरे पास क्या था, समीकरण 3 में था मेरे पास त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल बराबर आपके पास में हो जाएगा, क्या था, ये था 1/2 गुणा, ये था आपके पास में AP गुणा QM था या N था, देखो QM था या QN था, QN था, ठीक है, तो AP गुणा QN ये हो जाएगा बटे, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/2 गुणा त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल क्या निकाला था हमने, त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल निकाला था 1/2 गुणा PB गुणा QN, ये हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां से QN से QN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, तो क्या बच गया, केवल AP/PB ये बच गया, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AP/PB के, ठीक है। इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 4 में दे चुका हूं, इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 5, ठीक है। सेम इस तरीके से समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देता हूं, समीकरण 2 में जब मैं समीकरण 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या था समीकरण 2 में, इसमें था 1/2 गुणा AQ गुणा PM था ना, ठीक है, PM ही था, बटे में त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल था 1/2 गुणा QC गुणा PM, ये था, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखो PM से PM कट गया, PM से PM चला गया, 1/2 से 1/2 भी चला गया, तो यहां से आपके पास आ गया त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CPQ का क्षेत्रफल बराबर AQ बटे QC, यह आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो ये 5 है, इसको मैंने नाम दे दिया 6, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है AP/PB बराबर AQ/QC, ये आपको सिद्ध करना है। इसका मतलब समीकरण 5 को समीकरण 6 के बराबर सिद्ध करना है। अब समीकरण 5 समीकरण 6 के बराबर कब होगी, तभी होगी जब इसका कोई भी एक भाग बराबर होगा। तो दायां भाग तो हमें बराबर करना है, तो इसको तो हम बराबर बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब यदि किसी तरीके से इन दोनों समीकरण के दाएं भाग बराबर हो जाएं तो मैं बोल दूंगा कि भाई इनके बाएं भाग भी बराबर होंगे। अब इनके दाएं भाग को बराबर होना देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है APQ, यहाँ पे भी क्या है APQ, तो ये चीज तो बराबर है। अब यहाँ पे क्या है BPQ, यहाँ पे क्या है CPQ, ये दिक्कत खड़ी कर रहे हैं हमारे सामने। यदि कैसे करके ये दोनों भी बराबर होते तो मेरे पास में समीकरण 5 और समीकरण 6 का बायां भाग बराबर आ जाता, ठीक है। तो कैसे भी करके हमें त्रिभुज BPQ के क्षेत्रफल को त्रिभुज CPQ के क्षेत्रफल के बराबर लाना होगा, ठीक है। अब उसको लाने के लिए देखो हमें क्या करना होगा। देखो सबसे पहले BPQ और CPQ है क्या। BPQ आपके पास में ये है,
मैं फिर से बता देता हूं आपको बीपीक्यू है क्या एक्चुअल में। बीपीक्यू आपके पास में ये है, बीपीक्यू आपके पास में ये है, ठीक है, बीपीक्यू ये है आपके पास में। और सीपीक्यू क्या है, सीपीक्यू आपके पास में ये आपके पास में सीपीक्यू है, ठीक है। अब यदि आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देख रहे हो तो आपको 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ाई गई होगी, कौन सी, एक प्रमेय पढ़ाई गई होगी कि यदि कोई भी दो त्रिभुज दो समांतर भुजाओं के बीच में उपस्थित हो तथा एक ही आधार पे बने हो तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपको प्रमेय 9th क्लास में पढ़ाई गई होगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज बीपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू जो है वो समांतर रेखाओं पीक्यू और बीसी के मध्य उपस्थित है तथा एक ही आधार पीक्यू पर बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज, यहां पर आप बकायदा उस प्रमेय को लिखोगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस लाइन को यहां पे लिखोगे, ठीक है। तो वहां से हम लोग बोल देंगे कि त्रिभुज बीपीक्यू का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सीपीक्यू का क्षेत्रफल के, ठीक है। अब जब आप इस लाइन को लिख दोगे ना तो उसके बाद देखो आपकी समीकरण 5 क्या बन जाएगी, आपके पास समीकरण 5, अब आपकी समीकरण 5 बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगी अब आपकी कुछ इस तरीके से, त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल बटे, अब त्रिभुज बीपीक्यू के क्षेत्रफल की जगह त्रिभुज सीपीक्यू का क्षेत्रफल लिख सकता हूं, तो त्रिभुज सीपीक्यू का क्षेत्रफल बराबर आपके पास आ जाएगा एपी बटा पीबी के। इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 7। अब बच्चों समीकरण 6 और 7 को ध्यान से देखो, इनके बाएं भाग बराबर हैं, बाएं भाग बराबर हैं तो दाएं भाग भी बराबर होंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि समीकरण 6 व 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से मैं बोल सकता हूं कि एपी बटे पीबी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यूसी के, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों देखो कि यदि हमें इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे स्टेप में तोड़ तोड़ करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टेप आपको कहां तक करनी है, सबसे पहले स्टेप में आपको यहां तक याद रखना है, यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहां तक याद रखना सीखोगे, यदि आपको यहां तक याद हो रहा है उसके बाद में फिर आप यहां तक याद करोगे, यहां तक आप याद करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहां तक याद करोगे, ठीक है। पहले आप वहां तक याद करना सीखोगे, उसके बाद में आप यहां तक याद करोगे। यहां तक याद करोगे, ठीक है, यहां तक। ये दूसरी चरण हो जाएगा, तीसरे चरण में आप याद रखोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं इस प्रश्न को 3 भागों में विभाजित कर रहा हूं, 3 भागों में मैं इस प्रश्न को विभाजित कर रहा हूं। पहले भाग में आप इतना याद रखना, दूसरे भाग में आप इतना याद रखना, तीसरे भाग में आप इतना याद रखना। और यदि पेपर में 6 अंक का प्रश्न आएगा भी ना तो वो भी इसी तरीके से डिवाइड होगा। यदि आप इतना करके आओगे तो 2 अंक मिल जाएंगे, इतना करके आओगे 4 अंक मिल जाएंगे, इतना करके आओगे पूरे 6 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। यदि 3 अंक में आता है तो वही 1, वही 2, वही 3। 3 में नहीं आएगा, या तो ये 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा, ठीक है। अब 4 में आता है तो कैसे मिलेंगे, यहां तक 1.5, यहां तक 1.5, 3, 1 नंबर इसका, 4 नंबर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली प्रमेय पर। आई होप सभी बच्चों को ये वाली प्रमेय भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक बनाते रहिए इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं अगली प्रमेय पर, अगली प्रमेय पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगली प्रमेय पर चलने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक प्रश्न करा देता हूं जो अभी हमने पढ़ी है थ्योरम उस पे। बच्चों सबसे पहले तो मैं इसका नाम बता देना चाहता हूं आपको, इसका मैंने आपको नाम नहीं बताया है,
नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस प्रमेय 6.1 का नाम होता है थेल्स प्रमेय। इसे हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय या फिर समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय बोलते क्योंकि यहाँ पर अनुपात की बात हो रही है, समानुपात की, इसलिए इसको समानुपातिक प्रमेय बोल देते हैं या फिर इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। सेम उसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका प्रश्न भी कर लेते हैं, थेल्स प्रमेय पर आधारित हम एक प्रश्न कर लेते हैं। दो प्रश्न क्या प्रश्न है, एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आकृति में डीई समांतर ए बी है। डीई जो है वो समांतर है ए बी के, डीई आपको ए बी के समांतर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं थेल्स प्रमेय अप्लाई करूं, थेल्स प्रमेय लागू करूं, तो वहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात पे विभाजित करेगी। अर्थात थेल्स प्रमेय के उपयोग से मैं बोल सकता हूं, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से हम बोल सकते हैं कि AD बटे DC बराबर हो जाएगा BE बटे EC के, ठीक है। अब देखो AD क्या है, AD है 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 है आपके पास AD। DC क्या है, DC है आपके पास में x प्लस 3, तो DC की जगह पर x प्लस 3 लिख दिया, बराबर। BE क्या है, BE है आपके पास में 3x प्लस 4, तो ये हो गया 3x प्लस 4। EC क्या है, EC आपके पास है x, ठीक है, तो EC को मैंने x लिख दिया। अब बच्चों यदि मैं यहाँ पे वज्र गुणा करूं, यहाँ पे यदि मैं वज्र गुणा करूं तो देखो क्या बन जाएगा, वज्र गुणा करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 19 गुणा x बराबर x प्लस 3 गुणा 3x प्लस 4, ये मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x में जब मैं x का गुणा करूंगा क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर, प्लस में 19 में x का गुणा करूंगा तो 19 का x बराबर, यहां पे देखो x में जब 3x का गुणा करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। सेम इस तरीके से x में जब 4 का गुणा करूंगा तो प्लस का 4x, 3 में 3x का गुणा करूंगा तो प्लस का 9x, 3 में 4 का गुणा करूंगा तो प्लस का 12, ये मेरे पास में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, x वाली क्वांटिटी को एक तरफ ले आओ, जो बचा हुआ है उसको एक तरफ रख दो, तो 9 और 4 कितने हो गए 13x, 13x को जब मैं बाईं तरफ लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 19x माइनस 13x बराबर 12। तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया, जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ, x का मान क्या आ गया, x का मान हमारे पास आ चुका है 2 के बराबर। कैसे, बिकॉज ये हो जाएगा 6x बराबर 12, तो x बराबर आ जाएगा 2। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, और x का मान ही हमसे पूछा था तो 2 आ गया। अब बच्चों हो सकता है प्रश्न में आपसे x का मान ना पूछ करके b की लेंथ पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि बताओ b कितने की है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर x बराबर 2 रख दोगे तो 3 दूनी 6 प्लस के 4 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। b ना पूछ के EC पूछ सकता है तो EC क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, EC ना पूछ के DC पूछ सकता है तो DC क्या हो जाएगा, DC 5 हो जाएगा। अब DC ना पूछ के AD भी पूछ सकता है तो AD कितना हो जाएगा, देखो AD आपके पास में हो जाएगा 3 दूनी 6, 19 और 6 25, ये आपके पास में हो जाएगा, ठीक है, 19 और 6 25 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली प्रमेय पर। अगली प्रमेय हमारी प्रमेय नंबर 6.6, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल प्रमेय भी, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय। क्या होता है इसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये होता है इसका स्टेटमेंट, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब यदि मेरे पास में दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज दूसरा है DEF, ये दो त्रिभुज हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपके संगत भुजा। देखो AB की संगत भुजा क्या मान रहा हूं मैं, DE मान रहा हूं, ठीक है। तो AB बटे DE का वर्ग बराबर हो जाएगा AC बटे DF के वर्ग के, बराबर हो जाएगा BC बटे EF के वर्ग के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ये है इस प्रमेय का स्टेटमेंट, ठीक है। अब प्रमेय का स्टेटमेंट है तो सिद्ध करना होगा, प्रमेय को सिद्ध करना आता है पेपर में, ठीक है। एक प्रश्न तो आपका डेफिनेटली यही आएगा ही आएगा कि भाई ये प्रमेय है, इसको सिद्ध करो, ठीक है। तो इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस प्रमेय को अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे, उस चीज को समझो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, मैं बाद में सॉल्व करता हूं। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूं, ठीक है, सही तरीके से। मैं सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेता हूं। मान लो मैंने ये त्रिभुज बनाया, सबसे पहले ये छोटा सा त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बनाया, एक दूसरा त्रिभुज बनाया मैंने ये, ठीक है। ये दो त्रिभुज मैंने यहां पे बना लिए। इस त्रिभुज का नामकरण कर दिया ABC, इस त्रिभुज का नामकरण मैंने कर दिया DEF, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, तथा संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल A बराबर होगा एंगल D के, एंगल B बराबर होगा एंगल E के, एंगल C बराबर होगा एंगल F के, तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका मतलब AB बटे DE बराबर हो जाएगा AC बटे DF के, एंड बराबर हो जाएगा BC बटे EF के। इतनी चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना ही है हमें, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे उस चीज को। वहां पे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल के बारे में बोली गई है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करके। अब मान लो आधार तो हम कहीं पे से भी ले लेंगे, परंतु ऊंचाई कैसी होती है, वो लंबवत ऊंचाई होती है। अब यहाँ पे तो कहीं पे लंबवत ऊंचाई हमें नजर ही नहीं आ रही। अब नजर नहीं आ रही तो उसको नजर में लाना पड़ेगा, भाई नजर में लाना पड़ेगा ना उसको। तो नजर में लाने के लिए क्या करेंगे, नजर में लाने के लिए प्रत्येक त्रिभुज में मैं किसी एक शीर्ष से एक लंब बनाऊंगा, ठीक है। तो मान लो मैं बिंदु A से, इस त्रिभुज ABC में बिंदु A से लंब बनाता हूं, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके का लंब बन जाएगा, ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। सामने वाली भुजा BC पर मैंने एक लंब बना दिया, ठीक है। इसका मैं नाम देता हूं P, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने AP लंब BC खींचा। पहला काम तो मैंने ये किया ताकि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकूं, ठीक है। उसके अलावा इस वाले त्रिभुज में मैंने B शीर्ष से EF भुजा पर लंब खींचा, ठीक है। तो D शीर्ष से मैंने EF भुजा पर लंब खींचा है, ठीक है भाई। तो ये मैंने लंब खींच दिया। इसका मैं नाम देता हूं, इसका मैं नाम कर देता हूं भाई, नामकरण कर दिया मैंने, यहां पे P रखा है तो इसको मैं Q दे देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले में क्या किया, इस वाले में मैंने DQ लंब खींचा EF पर, ठीक है। तो बकायदा आपको ये रचना में लिखना है। रचना में क्या लिखना है, हमने त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब AB खींचा, तथा त्रिभुज DEF में शीर्ष D से भुजा EF पर एक लंब DQ खींचा, ठीक है। ये बकायदा आपको लिखना है अपनी कॉपी में जब आप पेपर दे रहे होगे तब, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो यहां से यदि मैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखूं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखो क्या बन जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा। अब आधार यदि मैं BC ले रहा हूं, BC को यदि मैं आधार ले रहा हूं तो BC गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी AP, तो 1/2 गुणा BC गुणा AP ये हो जाएगा, ठीक है। सेम इस तरीके से त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिखता हूं तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपके पास में आ जाएगा 1/2 गुणा BC यहां पर है, यहां पर EF हो जाएगी भुजा, तो EF तो भुजा हो गई, आधार हो गया,
इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी डी क्यू। ठीक है, अब बच्चों हमें इन दोनों का अनुपात निकालना। उस अनुपात को निकालने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों त्रिभुजों को कंसीडर करता हूं। इन दोनों त्रिभुजों को मैं यहां पर कंसीडर करता हूं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज ए बी पी को और एक त्रिभुज डी ई क्यू को, इन दोनों त्रिभुज को मैं यहां पर कंसीडर करता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो, कौन कौन से, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज डी ई क्यू, इन त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज ए बी पी इस वाले त्रिभुज में और त्रिभुज डी ई क्यू इस वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो, क्या देखना है, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है। कैसे, दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, तो संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण बी कोण ई के बराबर है। ठीक है, उसके अलावा कोण P जो है वो कैसा है, 90 डिग्री का, कोण Q भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि कोण P बराबर हो जाएगा कोण Q के बराबर, क्यों, 90 डिग्री है इसलिए। ठीक है, तो यहां से हम ए समरूपता लगा सकते हैं। ए समरूपता से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। सो ए समरूपता कसौटी से हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई क्यू के। ठीक है, त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज डी ई क्यू के समरूप हो गया। अब देखो बच्चों यहां से, अब आगे देखो, त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज डी क्यू के समरूप है, तो इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा बी पी अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू के। ठीक है, ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो बच्चों, यहां से आप ध्यान से देख रहे हो, तो ए बी अपॉन डी बराबर किसके आ गया, ए पी अपॉन डी क्यू के आ गया। ए बी अपॉन डी ई आपका ए पी अपॉन में डी क्यू के आ चुका है। मैं इन दोनों को कंसिडर करूं तो ओनली, तो देखो ये हो गया ए बी अपॉन डी ई बराबर ए पी अपॉन में डी क्यू, ये आपके पास में आ गया। ठीक है, इसे मैं समीकरण नंबर, कुछ नाम दिया है हमने, ऊपर कुछ समीकरण दिए हैं क्या, कोई समीकरण नहीं दिए। ठीक है, तो मैं इसको पहला समीकरण देता हूं, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसके बाद अब मैं त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीएफ का भाग देता हूं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अब इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो देखो अनुपात क्या बन जाएगा, इनका अनुपात आपके बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा बीसी गुणा एपी बटे 1/2 गुणा ईएफ गुणा डी क्यू के। अब देखो बच्चों, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बीसी बटे ईएफ हो जाएगा, एपी अपॉन में डी क्यू हो जाएगा। अब बच्चों बीसी बटे ईएफ किसके बराबर है, बीसी बटे ईएफ बराबर है आपका ए बी बटे डी के। तो इसकी जगह पर मैं ए बी बटे डी लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं ए बी बटे डी लिख सकता हूं। तो यहां से ये हो गया ए बी बटे डी गुणा ए पी बटे डी क्यू। ए पी बटे डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, ए पी ए बी बटे डी। तो ये भी हो गया ए बी बटे डी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए बी बटे डी का वर्ग। ए बी बटे डी का वर्ग हमारे पास आ चुका है क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर आ चुका है ए बी बटे डी का वर्ग। अब ए बी बटे डी किसके बराबर है, बीसी बटे ईएफ के बराबर है, तो ये इसका भी वर्ग हो जाएगा। और ये ए बी बटे डी किसके बराबर है, ये ए सी बटे डी क्यू के भी बराबर है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डी क्यू नहीं है, डी एफ है, तो डीएफ के वर्ग के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसको कैसे याद रखना, जैसे मैंने आपको थेल्स प्रमेय बताई थी, वैसे हम इसको भी टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। टुकड़ों में कैसे विभाजित करेंगे उस चीज को समझो। ठीक है, सबसे पहले इतनी चीज तो आप लोग लिख ही लोगे,
यदि आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं तो इतनी चीज आप लिख लोगे। उसके बाद की पहली चीज आपकी ये लिखना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। उसके लिए जो रचना वाला पार्ट है वो आपको याद रखना, ठीक है। पहला भाग वाला भाग तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा वाला जो भाग होगा इसमें वो होगा आपका ये वाला भाग, ठीक है। दूसरा वाला भाग बनेगा आपका यहां से ही आपका दूसरा वाला भाग बनेगा। ये दूसरा पार्ट बन जाएगा, यहां तक आपका पहला पार्ट बन जाएगा। उसके बाद में ये वाला बनेगा आपका तीसरा पार्ट, ठीक है। तो इन 3 पार्टों में इसको विभाजित कर करके आप इसको याद रख सकते हो। 3 भागों में इस प्रमेय को विभाजित करके आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले इतना याद रखने की कोशिश करो, इतना याद हो पा रहा है तो उसके बाद में इतना याद रखो, इतना याद हो गया उसके बाद में फिर इस पर आओ, ठीक है। तो 4-5 बार जब आप ये चीज करोगे तो आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ये प्रमेय याद हो जाएगी, फिर आप कुछ भी गलती नहीं करोगे इस प्रमेय के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आई होप सभी बच्चों को ये वाले प्रमेय भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। नाउ अब हम इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो देखो प्रश्न में भी ये एक प्रमेय है, ये एक्चुअल में क्या है, प्रश्न है, परंतु लग कैसी रही है, प्रमेय की तरह ही, ठीक है। क्या है प्रश्न? प्रश्न सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या चीज बोली गई है, एक तो चीज बोला गया समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले तो मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है। तो चलो इसका बढ़िया फिगर ही बना लेते हैं। पहले ही समकोण त्रिभुज में सबसे पहले बनाता हूं, ठीक है। तो देखो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, जो कि इस पॉइंट पर क्या है, इस शीर्ष पर समकोण है। नाम भी रख देता हूं इसका ABC, ठीक है। ABC मैंने इसका नाम भी रख दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमसे बोला गया है कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज, यानी कि एक तो भुजा ये और एक भुजा ये, इन 2 भुजाओं की बात बोल रहा है। इन दोनों भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज, मान लो इस भुजा पर इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, और इसकी जो नीचे वाली भुजा है उस पर इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं पर बनने वाले समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग इसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। विकर्ण ये है, इस विकर्ण पर मान लो ये समबाहु त्रिभुज होने, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया प्रश्न। अब इसको बढ़िया तरीके से डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़िया तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम हम लोग बढ़िया तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से नहीं बनाते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो मान लो ये आपका एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जो कि B पर समकोण है, ये आप मान लो, ठीक है। ये आपका समकोण वाली भुजा है, ये आप मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये आपकी समकोण वाली भुजा है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, विकर्ण। तो AC आपका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब मैं AC पर एक त्रिभुज बना रहा हूं, AC पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है। AC पर मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, विकर्ण पर त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। इसका नाम देता हूं मैं ABC, नाम दे दिया, यहां पर नाम देता हूं D, ठीक है। उसके बाद में AB जो भुजा है इस पर त्रिभुज बनाता हूं। देखो इस पर त्रिभुज बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, इस पर त्रिभुज कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इस पर त्रिभुज बन जाएगा ये, ठीक है। इसको नाम देता हूं D, यहां पर E नाम दे देता हूं, ठीक है। सेम इसी तरीके से BC भुजा पर त्रिभुज बनाता हूं। तो देखो BC भुजा पर त्रिभुज कैसे बनेगा, BC भुजा पर त्रिभुज बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये यहां पर हो जाएगा, उसके बाद में ये हो गया, ठीक है। इसको नाम देता हूं F, इसको नाम दे दिया मैंने F, ठीक है।
तो ये आपका पूरा फिगर बन चुका है, ये आपका बन चुका है इस क्वेश्चन का फिगर। बहुत बड़ा फिगर है ना, याद रख लेंगे सभी बच्चे, इस तरीके का इसका फिगर बनेगा। अब बच्चों आपको सिद्ध क्या करना है, उस चीज को देखो, आपको सिद्ध करना है कि इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बी ई ए, या फिर ए बी ए का क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, प्लस में त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी सी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बराबर है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। अच्छा बच्चों, मान लो ये वाली भुजा x है और ये वाली भुजा y है, ये वाली भुजा y है, ये वाली भुजा x है, ये वाली भुजा y है, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये क्या विकर्ण है, तो यहाँ पर यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब यदि ये x है और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजा क्या होंगी, x और x ही होंगी, ये भी x हो जाएगी। यदि ये वाली भुजा y है तो इसकी सारी भुजा क्या होंगी, y हो जाएंगी, तो ये भी y हो जाएगी, ये भी y हो जाएगी, ठीक है। ये y ये y हो गई, ये x और ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो चुका है, ठीक है। अब बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीसीएफ का क्षेत्रफल। अब आप लोग जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हम सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर के, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखो बच्चों, यदि मैं त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल लिखूं तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर आपके पास में आ जाएगा √3/4 गुणा भुजा क्या है, त्रिभुज एडीसी की भुजा देखो क्या है, त्रिभुज एडीसी में भुजा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यदि मैं यहां से वर्ग को ओपन करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये अंडर रूट 3/4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से इसको मैं अलग अलग करके लिखूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/4 वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर आपका त्रिभुज बीसीएफ का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बीसीएफ भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा एक्स है तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज बीसीएफ का क्षेत्रफल। सेम इसी तरीके से y किसकी भुजा है, y भुजा है आपकी ए बी ई की भुजा, ठीक है, ए बी ई त्रिभुज की भुजा है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न भी कई बार बोर्ड में आया है, कई बार 4 अंक में ये वाला प्रश्न भी आया है किसी बोर्ड में, ठीक है बच्चों। किसी बोर्ड में ये प्रश्न दे रखा है, जैसे कि बिहार बोर्ड में दे रखा है ये प्रश्न, तो वहां पे ये कई बार आया है 4 अंक में, ठीक है, 5 अंक में,
ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 5 अंक वाला कुछ चीज थी इसमें? कुछ भी नहीं थी, केवल फिगर सोचना था, चित्र सोचना था। यदि आपने चित्र बढ़िया तरीके से बना दिया तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, चुटकी बजाते ही आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम चलते अगले प्रश्न पर। अगले जो अब मैं प्रश्न कराने वाला हूं ना 2-3, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, सब की सब कम से कम नहीं तो 5-10 बार बोर्ड में आए हैं पिछले 3-4 साल में। 3-4 साल में डिफरेंट राजस्थान में भी ये आता है, यूपी में भी आता है, बिहार में भी आता है। ठीक है, ये वाला प्रश्न तो इतना फेमस है कि सीबीएसई वालों ने इसको तो पकड़ के रख रखा है कि हर 2 साल में मुझे ये प्रश्न देना ही देना है। सीबीएसई बोर्ड जहां होता है ना हिंदी मीडियम, वहां पे तो ये हर 2-3 साल में आता ही आता है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान बोर्ड में भी खूब आता है ये, उसके अलावा यूपी बोर्ड में भी ये प्रश्न खूब आता है। ठीक है, 4 अंक में और कभी कभी 6 अंक में भी। ठीक है, प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या है? प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC के, तो सिद्ध कीजिए कि 9 टाइम्स ऑफ AD का वर्ग बराबर है 7 गुणा AB के वर्ग के। 9 गुणा AD का वर्ग बराबर है 7 गुणा AB के वर्ग के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? सबसे पहले हमें दिया गया एक समबाहु त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज ABC बना लो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC बना लो। तो ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लिया, ये एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लिया, ABC। अब हमें बोला गया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस तरीके से स्थित है कि एक बिंदु यहां पर D इस तरीके से स्थित है कि BD बराबर जो है, BD बराबर जो है वो है 1/3 BC के। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो इसको बढ़िया तरीके से चित्र बना लेता हूं, उसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसका चित्र बढ़िया तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसका चित्र कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यह मैंने बना लिया त्रिभुज ABC। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस तरीके से स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC के। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया इस पर D। ठीक है, ये मैंने एक इस पर पॉइंट ले लिया D। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ BD जो है वो BC का कितना है? 1/3 है। क्या क्या दिया हुआ वो चीज लिख दो। ठीक है, तो एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जो कि कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसके अलावा हमें दिया गया है कि भाई जो BD जो है वो बराबर है 1/3 BC के। अब सिद्ध क्या करना है उस चीज को भी लिख दो। सिद्ध करना में 9 गुणा AD का वर्ग बराबर 7 गुणा AB का वर्ग, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। 9 गुणा AD का वर्ग बराबर 7 गुणा AB का वर्ग, यही सिद्ध करना है ना, यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे उस चीज को समझो, कैसे सिद्ध करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? वर्ग आ रहा है। जहां कहीं पे भी वर्ग दिख जाए ना, तुरंत आप ध्यान में अपने दिमाग में फिट कर लेना कि भाई पाइथागोरस आने वाले हैं। जहां कहीं पर भी आपको वर्ग दिख जाए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई पाइथागोरस मेहमान बन के हमारे घर में आने वाले हैं। अब पाइथागोरस मेहमान है तो वो घर में कुछ कंडीशन के साथ में आएंगे। तो वो क्या कंडीशन लेके आते हैं? वो कंडीशन लेके आते हैं कि भाई यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तभी मैं आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। तो देखो क्या ये आपको समकोण त्रिभुज कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मुझे कहीं पर भी समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा। तो पाइथागोरस भाई साहब अगर इस मकान को देख लेंगे ना तो मना कर देंगे कि भाई मैं इस घर में नहीं आऊंगा। तो मकान को उनके लायक बनाना होगा, पहले बनाएंगे कैसे? भाई इसमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। देखो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? समकोण त्रिभुज बनाने के लिए नहीं है तो बनाऊंगा, तो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब बनाऊंगा। ठीक है, तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर एक लंब खींचता हूं। चलो भाई लंब खींचते हैं इस पर। ठीक है, तो देखो लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपके पास में कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपके पास में लंब। इसका नाम मैंने दे देता हूं E बिंदु। ठीक है, D में पहले दे चुका हूं, इसको नाम E दे देता हूं। ठीक है, तो A क्या है? A ये लंब BC पर। ठीक है, AE हमने लंब दे दिया BC पर, AE लंब BC हम लोगों ने दे दिया। ठीक है बच्चों, अब पाइथागोरस भाई साहब आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आएंगे। अब तो वो खुशी खुशी आएंगे क्योंकि उन्हें अब समकोण त्रिभुज नजर आने लग गए।
अब वो हंसते हंसते आएंगे, भाई खाना मिल रहा है, क्यों छोड़ेंगे भाई खाने को, तो आ जाएंगे भाई। अब आने के बाद क्या करेंगे, कुछ काम तो करना पड़ेगा भाई, आए तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, तो चलो काम करेंगे। वो अपना क्या काम करेंगे, अपनी प्रमेय को यहाँ पर लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे। देखो प्रमेय कहाँ पर लगाएंगे, समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एक तो आपको नजर आ रहा है AED, एक आपको नजर आ रहा है AEB, ठीक है। AED और AEB क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है AD का वर्ग 9 गुणा AD का वर्ग बराबर 7 गुणा AB का वर्ग। तो AD तो अब मुझे AED त्रिभुज में नजर आ रहा है, AB मुझे AEB में नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लूंगा, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों, इस त्रिभुजों और इस बड़े वाले त्रिभुज, इन दोनों के अंदर पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप इस वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय को लगाओगे तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो इसका मतलब AD क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि AD का वर्ग बराबर हो जाएगा आपके AE का वर्ग प्लस D के वर्ग के, ए का वर्ग प्लस में डी के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब मैं बड़े वाले त्रिभुज AEB में लगाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AE का वर्ग प्लस में B का वर्ग, ये हो जाएगा B का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यदि आपको याद हो तो B क्या होता है, BE आपका 1/2 BC होता है, ठीक है। याद नहीं है तो इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे उस चीज को देखो, यदि मैं त्रिभुज AEB और त्रिभुज AEC इन दोनों त्रिभुजों को ले लूं, त्रिभुज AEB और त्रिभुज AEC इन दोनों त्रिभुजों को ले लूं, त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज AEC में, इन दोनों त्रिभुजों में यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कोण क्या 90 डिग्री का है, कोण E, कोण AEB भी लिख सकते हो आप, सही तरीके से लिख देते हैं इसको त्रिभुज की भाषा में। तो कोण AEB बराबर है कोण AEC के, क्यों, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। उसके अलावा A क्या उभयनिष्ठ है, तो AE बराबर है किसके, AE के, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उसके अलावा AB जो है वो बराबर है AC के, क्यों, क्योंकि ये क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो वहां से हम AB बराबर AC बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो RHS नियम लगाएंगे, RHS नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। AEB और AEC त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, तो त्रिभुज AEB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज AEC के, ठीक है। अब यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे तथा संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि BE बराबर हो जाएगा EC के और ये बराबर हो जाएगा 1/2 BC के, ठीक है। तो यदि आपको ये चीज पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इतना कर लोगे, ठीक है ना। रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है प्रश्न के अंदर, केवल समझते हुए चलना है। देखो सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा था वो चीज रख दी, स्क्वायर दिख रहा था तो मतलब तुरंत दिमाग में आया आपके पाइथागोरस। पाइथागोरस कब आते हैं, पाइथागोरस तभी आते हैं जब उनको समकोण त्रिभुज मिलता है। नहीं मिल रहा तो बनाओ, बनाने के लिए आपने क्या किया, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब खींच दिया, तो वही चीज कर दी। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम जितने त्रिभुज में लग रही है वो हमने लगा दी। लगाने के बाद हमारे पास में दो समीकरण आ गए, समीकरण हमारे पास ये बन चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो इसके बाद में हम लोगों को करना था आगे हल। आगे हल करने के लिए यदि आपको पता है कि BE जो है वो 1/2 BC के बराबर है तब तो आप लिख दो, नहीं पता है तो आप इसको निकाल दो। रटने की चीज क्या है, B 1/2 BC के बराबर नहीं पता है तो क्यों रटना है हमें, यदि पता है एग्जाम में तो ठीक बात है, रटना नहीं है हमें, ठीक है। रटने से बढ़िया याद कर लो कि भाई इतना हमें करना है, थोड़ा सा करना, ज्यादा हमें याद नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हमें AD का वर्ग और A के बीच में संबंध, AB के वर्ग के बीच में संबंध निकालना है। तो बाकी के जितनी भी फालतू चीज दिख रही हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करता हूं, हटाने के लिए AD इस वाले समीकरण, देखो A का वर्ग की मान इस वाले समीकरण में रख देता हूं। यहां से देखो A का वर्ग, इस वाले समीकरण से A का वर्ग क्या आएगा, AE का वर्ग आपके पास में आ जाएगा AD का वर्ग माइनस में DE का वर्ग, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस A के वर्ग का मान मैं यहाँ पे रख देता हूं, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग माइनस DE का वर्ग प्लस B का वर्ग, ये हो जाएगा।
अब बच्चों देखो एडी क्या है, एडी तो आपको पता ही है जो आपको सिर्फ निकालनी है, ठीक है। तो एडी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, एबी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अब प्रॉब्लम दे रहा है डीई और बीई। ए जो प्रॉब्लम दे रहा था वो तो भगा दिया, 3 में से एक प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब रह गई हमारे पास में केवल 2 प्रॉब्लम, डीई और बी। अब इनको भी भगाना है। इनको कैसे भगाएंगे, देखो डीई क्या है, डी को मैं लिख सकता हूं बीई माइनस में बीडी, डीई को मैं लिख सकता हूं बीई माइनस बीडी। तो यहां से हो जाएगा ए डी का वर्ग माइनस बीई माइनस में बीडी, इसका वर्ग प्लस में बीई का वर्ग। अब बी देखो क्या है, बीई आपके पास में 1/2 बीसी के बराबर, तो इसकी जगह पर मैं 1/2 बीसी लिख सकता हूं और इसका ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको हल करते हैं, आगे हल करेंगे देखो क्या बन जाएगा, ए डी का वर्ग माइनस बीई क्या है, बीई है आपके पास में 1/2 बीसी, तो ये हो गया 1/2 बीसी माइनस बीडी क्या है, बीडी हमें गिवन है 1/3 बीसी के, तो ये हो जाएगा 1/3 बीसी और इसका वर्ग, और प्लस में क्या है यहाँ पर 1/2 बीसी का वर्ग, इसका मतलब 1/4 बीसी का वर्ग। ये है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, इसको हम लोग अब आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग माइनस, यहां से देखो बच्चों लघुत्तम क्या आ जाएगा 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहां पे क्या बच जाएगा 3 बीसी माइनस में 2 बीसी और इसका वर्ग प्लस में 1/4 बीसी का वर्ग। अब बच्चों बीसी एक्चुअल में है क्या, बीसी एक्चुअल में ए बी तो है, क्योंकि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती है, तो बीसी उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी लिखूं चाहे ए बी लिखूं बात एक ही है, तो यहां से ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग माइनस 3 में से 2 गया 1 बच गया, तो 1/6 का वर्ग 1/36, तो ये हो गया 1/36 बीसी का वर्ग प्लस में 1/4 बीसी का वर्ग। अब अगली स्टेप से मैं बीसी को ए बी लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग माइनस 1/36 ए बी का वर्ग प्लस 1/4 ए बी का वर्ग। अब ए बी के वर्ग वाले पदों को मैं एक तरफ लिख देता हूं, देखो जब मैं एक तरफ लिखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी का वर्ग प्लस 1/36 ए बी का वर्ग माइनस 1/4 ए बी का वर्ग बराबर आपके पास आ जाएगा ए डी का वर्ग। अब देखो यहां से लघुत्तम क्या आएगा 36 आपका लघुत्तम आ गया, यहां पे कितना हो जाएगा 36, यहां पर हो जाएगा प्लस का 1, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 9, क्या आ गया ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 36 और 1 37, 37 में से 9 घटाया तो 28, यहां से आपके पास में आ गया है 28/36 ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग। अब देखो कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 9 36, तो क्या आ गया आपके पास 7/9 ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग। ये आपके पास आ चुका है। यदि मैं वर्ग गुणा करूं तो मेरे पास हो जाएगा 7 ए बी का वर्ग बराबर 9 ए डी का वर्ग, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ, इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप सभी बच्चों को ये वाला प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। इसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त कर देंगे, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है, बिल्कुल साधारण प्रश्न है। यदि पी तथा क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं सी तथा सी बी पर स्थित बिंदु हैं तथा कोण सी जो है वो कैसा समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है ये फलानी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जो कि सी पर समकोण है, तो ये इस तरीके का त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज एबीसी आपका कुछ इस तरीके का बनेगा जो कि सी पर क्या होगा समकोण होगा। तो ए यहां पर सी दे देता हूं, यहां पर बी, ये बन गया आपका त्रिभुज ए सी बी, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब इसकी भुजाओं सी ए और सी बी पर बिंदु पी और क्यू स्थित है, तो सी ए ये है, इस पर एक बिंदु पी है, और सी बी ये है, इस पर एक बिंदु क्यू है, इस प्रकार स्थित है, ठीक है। इस प्रकार कुछ नहीं है, स्थित है केवल, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये हो गया। अब बच्चों में सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध करना में ए क्यू का वर्ग, ए क्यू क्या होगा, ए को क्यू से मिला देता हूं, ठीक है, ए को मैं क्यू से मिला देता हूं, तो ये बन गया ए क्यू का वर्ग प्लस बीपी का वर्ग, बीपी क्या बन जाएगा, बी को पी से मिला देता हूं, तो ये बन गया बीपी, ठीक है।
बराबर ए बी का वर्ग, ए बी तो मिला हुआ है तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू का वर्ग, पी को क्यू से मिला देता हूं तो ये हो गया पी क्यू का वर्ग। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए क्यू का वर्ग प्लस बी पी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस में पी क्यू का वर्ग। अब तो जहां पर भी वर्ग दिख जाए क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस भाई साहब हमारे घर पे कब आएंगे, तभी आएंगे जब उनको समकोण त्रिभुज नजर आएगा। क्या समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो भग भग के आएंगे। खाना खाना है, भग भग के आएंगे। पर खाना कोई फ्री में थोड़ी नहीं मिलता, खाना खाने के लिए उनको थोड़ा काम करना होगा, तो इसका मतलब उसको उनको इस प्रश्न में अपनी प्रमेय को अप्लाई करना होगा। तो चलो उनकी प्रमेय को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जितने भी समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं उन सब में इस प्रमेय को अप्लाई कर दो। तो पहले तो छोटा त्रिभुज दिख रहा है पी सी क्यू, इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो यहां से मैं बोल सकता हूं पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा पी सी का वर्ग प्लस में सी क्यू का वर्ग। इसे मैं समीकरण 1 दे देता हूं। ठीक है, उसके अलावा एक मुझे समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ए सी क्यू, इसमें अप्लाई करता हूं तो यहां पर ए क्यू क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ए क्यू का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस में सी क्यू का वर्ग। इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। एक मुझे नजर आ रहा है ए सी बी त्रिभुज, ये भी समकोण है तो इसमें लगाता हूं पाइथागोरस प्रमेय को, तो ए बी कर्ण हो गया, तो ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये हमारे पास आ गया। इसे मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। इसी तरीके से एक और समकोण त्रिभुज मुझे नजर आ रहा है पीसीबी, इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय को लगाऊंगा तो बीपी क्या हो जाएगा, कर्ण, तो बीपी का वर्ग बराबर आपके पास आ जाएगा पीसी का वर्ग प्लस में सीबी का वर्ग। इसे मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूं। ठीक है, अब बच्चों जो सिद्ध करना है उसका बायां भाग ले लो। बायां भाग क्या, ए क्यू का वर्ग प्लस बीपी का वर्ग। ए क्यू का वर्ग कौन देगा, समीकरण नंबर 2 देगा। बीपी का वर्ग कौन देगा, समीकरण नंबर 4 देगा। तो समीकरण 2 और 4 दोनों को जोड़ दो। समीकरण 2 और 4 को दोनों को जोड़ो तो देखो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा ए क्यू का वर्ग प्लस बीपी का वर्ग बराबर, यहां पर आपके पास आ जाएगा ए सी का वर्ग प्लस यहां पर आपके पास में आ जाएगा बीसी का वर्ग। सीबी को बीसी का लिख देता हूं तो बीसी का वर्ग प्लस में सी क्यू का वर्ग प्लस में पीसी का वर्ग, ये आपके पास में आ जाएगा। अब बच्चों देखो ए सी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग क्या होता है, ए सी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग होता है ए बी के वर्ग के बराबर। तो इसकी जगह पर मैं ए बी का वर्ग लिख सकता हूं प्लस में सी क्यू का वर्ग प्लस पी सी का वर्ग क्या होता है, सी क्यू का वर्ग प्लस पी सी का वर्ग होता है पी क्यू के वर्ग के, तो इसको मैं पी क्यू का वर्ग लिख सकता हूं। यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए क्यू का वर्ग प्लस बी पी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूफ सिद्ध हो गया। कितना इजी प्रश्न था, बिल्कुल इजी प्रश्न था, केवल पाइथागोरस प्रमेय को लगाना था, 4 इक्वेशन बनानी थी, उसके बाद 2 स्टेप के अंदर हमारा आंसर आ गया। ये वाला प्रश्न कई बार 4 अंक में आया है, तो आप सोच लो कितने फ्री के अंक हैं इस वाले प्रश्न में। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, 4 बार पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी ने इस सेशन का अच्छे से आनंद उठाया हो। इस क्लास में मैंने, इस सेशन में मैंने जितने भी त्रिभुज के महत्वपूर्ण बन सकते हैं, चाहे वो प्रमेय हो चाहे वो प्रश्न हो, वो सारे डिस्कस कर लिए। इनसे जरूर एक तो आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।